टाइप्स ऑफ कंपनीज़ क्या होती हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ क्या होती हैं, सर्विस बिजनेस में कौन सी होती हैं, और मर्चेंडाइजिंग क्या होती हैं, और परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है जो कि मर्चेंडाइजिंग की एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या चीज़ है, और इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर क्या होता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज़, जो कंपनीज़ होती हैं वो नॉर्मली 3 टाइप्स की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और मर्चेंडाइजिंग। कोई भी बिजनेस हो वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है नॉर्मली। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ क्या होती हैं, वो कंपनीज़ होती हैं जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही होती है जो फिज़िकली नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हैं डेल, मॉन्स्टर बेवरेजेस, डेल कंप्यूटर्स, बोइंग, जनरल मोटर्स। ये सारी वो कंपनीज है जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही है जो हमें फिजिकली नज़र आ रहा होता है। दीज कंपनीज यूज़ लेबर एंड मशीनरी टू टर्न मटीरियल इनटू प्रोडक्ट। सम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू एंड यूज़र लाइक बोइंग। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग जो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो जिनके दरमियान में कस्टमर और उन कंपनीज़ के दरमियान में कोई मिडल मैन, कोई और इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होता है, यानी कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है जो उनके प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाता है। सम कंपनीज लाइक डेल सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर एंड टू रिटेलर। मॉन्स्टर बेवरेजेस एंड जनरल मोटर्स सेल देयर प्रोडक्ट टू रिटेलर्स हु सेल द प्रोडक्ट टू एंड यूजर्स। तो दरम्यान में कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं और उसके बाद वो उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को खुद ही सेल कर रही होती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ कहलाती है। इसके बाद सर्विस कंपनी, ये वो कंपनीज़ होती है जो कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना रही, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि कोई सर्विस है जो ये कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही होती हैं। सर्विस फर्म्स इंक्लूड अकाउंटिंग फर्म्स, लॉ फर्म्स, मार्केटिंग फर्म्स, आईटी सर्विस फर्म्स, बैंक्स, ड्राई क्लीनर, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मैनी अदर बिजनेसेस वी इंटरेक्ट विद डेली बेसिस। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी कुछ चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, और सर्विस कंपनी से कुछ सर्विसेज भी ले रहे होते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो हमें चेकअप हमारा करता है वो एक सर्विस है जो वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हॉस्पिटल जो है ये सर्विस कंपनीज कहलाती है, जो हमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रही लेकिन हमें फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बल्कि हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, दूसरी सर्विस। जो तीसरी है इन दोनों से डिफरेंट, वो है मर्चेंडाइजिंग कंपनी, जो कि हमारा इस चैप्टर में टॉपिक है। इससे पहले हमने जो अकाउंटिंग की थी लास्ट सेमेस्टर में वो ज़्यादातर प्रोडक्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की थी या सर्विस की थी। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो मर्चेंडाइजिंग कंपनी की ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ क्या होती है? दोज विच सेल प्रोडक्ट बट डू नॉट मेक प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बेच तो रही हैं लेकिन जो चीज़ वो बेच रही हैं वो उन्होंने खुद नहीं बनाई होती। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज आर ब्रोकन अप इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स, रिटेलर एंड होलसेलर। ये वो कंपनीज होती हैं जो किसी और के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचा रही होती हैं। ना इन्होंने वो प्रोडक्ट खुद बनाया है, उसमें ना कोई पैकेजिंग, कुछ भी इन्होंने खुद नहीं किया, बल्कि एज इट इज़ उसको ख़रीदती है मैन्युफैक्चरर से। और यह सर्विस तो नहीं मैन्युफैक्चरर होगा कि उसे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ख़रीदा जाता है और उसको जो है ये एंड यूज़र यानी कस्टमर को सेल कर देती हैं। किसको नॉर्मली जो है ये जो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज है ये इनको दो नामों में इनको पहचाना जाता है, रिटेलर और होल सेलर। रिटेलर क्या होता है? दे सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू एंड यूज़र। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड बिगेस्ट रिटेलर जो है वो वॉलमार्ट है। दे सेल प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस यूज रादर देन रीसेल। ये क्या करते हैं, ये जो वॉलमार्ट है ये किसी और के प्रोडक्ट्स को, किसी और के बने हुए प्रोडक्ट्स को एंड यूज़र यानी कस्टमर्स को बेच रहे होते हैं और दूसरी कंपनीज यानी बिजनेसेस को भी बेच रहे होते हैं। होलसेलर इसके ऑपोजिट, दे बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू अदर मर्चेंडाइजिंग कंपनीज यूजुअली रिटेलर। अब ये जो होलसेलर और रिटेलर है, अगर हम एक चेन की बात करें तो चेन किस तरह से बनती है कि मैन्युफैक्चरर, ठीक है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे प्रोडक्ट्स लेते हैं होलसेलर, बल्क में ख़रीदते हैं यानी बड़ी अमाउंट में ख़रीदते हैं। होलसेलर इस अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं रिटेलर को और रिटेलर फिर उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर्स से डायरेक्टली परचेज़ करते हैं और फिर उनको मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ को बेचते हैं यानी रिटेलर को इनको बेचते हैं और फिर रिटेलर फाइनल कंज्यूमर तक। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो कंसर्न वो रिटेलर से है, तो हम जो कस्टमर्स हैं हम रिटेलर्स को पहचानते हैं लेकिन हम होल सेलर का हमें नहीं पता होता या मैन्युफैक्चरर का भी नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट जो है किस कंपनी का है और कौन से होल सेलर के थ्रू आ रहा है, क्योंकि कस्टमर उनको जानते हैं जिसके साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है और वो रिटेलर होते हैं। अब ये रिटेलर की अगर बिगेस्ट एग्जांपल हम देखें तो रिटेलर और होलसेलर दोनों कह सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रिटेलर नहीं होते, होलसेलर ही दरमियान में होते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के। यानी होलसेलर डायरेक्टली ख़रीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बल्क में अमाउंट और फिर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे होते हैं। जैसे कि आप अगर कोयटा में देखें तो एमडीएस है,
दाऊद शॉपिंग सेंटर है, और इस तरह के बहुत से शॉपिंग सुपरमार्ट आजकल बन गए, शॉपिंग सेंटर बन गए, जो कि एक फ्लोर पे आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें बल्क में बेच रहे होते हैं। तो अगर आप एमडीएस जाएंगे तो आपको हर तरह का प्रोडक्ट हर कंपनी का मिलेगा। तो एमडीएस कौन है? वो होल सेलर है या वो रिटेलर है, जो कि मैन्युफैक्चरर से, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेजिंग कर रहा होता है, उसको अपने स्टोर पे अवेलेबल करता है चीज़ों को, और हम कस्टमर जो है मैं जाके एमडीएस से यानी उस रिटेलर से ये चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। तो एमडीएस जो है वो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, वो ख़ुद कोई भी चीज़ नहीं बना रहा, उसका बिज़नेस मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस है, वो ख़ुद कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रहा जो कुछ वो बेच रहा है। या दाऊद शॉपिंग सेंटर जो इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहा है, वो उसमें से कोई भी खुद नहीं बेच रहा, बल्कि वो सारे जो है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से ले रहा है और हम तक सिर्फ पहुंचा रहा है एंड यूज़र तक। तो वो एज अ होल सेलर या एज अ रिटेलर काम कर रहा है, यानी कि एज अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी काम कर रहा है। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज परचेज इन्वेंट्री एंड एसेट एंड सेल द इन्वेंट्री। अब ये जो भी चीज़ें ये मर्चेंडाइजिंग कंपनीज या एमडीएस या दाऊद शॉपिंग सेंटर, ये जो भी चीज़ें ये ख़रीदते हैं और हम तक बेचते हैं, जब तक कि वो उसको नहीं बेच देते, वो चीज़ें उनके लिए इन्वेंट्री कहलाती हैं। उसको जो नाम दिया गया है वो इन्वेंट्री का दिया गया है। वो उनका मकसद क्या होता है इन कंपनीज़ का, कि इन्वेंट्री एक जगह से ख़रीदें और दूसरी जगह उसको बेच दें। तो ये जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे होते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो जैसे दाऊद शॉपिंग सेंटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो बेच रहा होता है, कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स हो गए, बेडशीट्स हैं और क्रॉकरी आइटम्स है, तो ये सारी जो है उसकी इन्वेंट्री कहलाती है। क्योंकि तो इन्वेंट्री एक ऐसा एसेट है जिसको एक जगह से ख़रीदा जाता है आगे सेल करने के लिए, यूज़ करने के लिए नहीं। When inventory is sold, the asset is considered used up and the cost of that inventory is transferred from balance sheet to the income statement as an expense. The expense is called cost of goods sold. अब ये इन्वेंट्री जो उन्होंने खरीदी है इसलिए कि उसको आगे बेचा जाएगा, ये उसका एसेट होता है। जब वो उसको बेच देते हैं इस इन्वेंट्री को, तो वो कहते हैं कि इन्वेंट्री यूज़ हो गई। जब उस एसेट को, इन्वेंट्री को बेच देते हैं तो कहते हैं कि ये इन्वेंट्री, ये एसेट जो है यूज़ हो गया। और जब कोई एसेट यूज़ होता है तो उसको हम एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन में, जब एसेट यूज़ होता है तो हम उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो जब ये एसेट है इन्वेंट्री, तब तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी, यानी जब तक कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जब तक दाऊद शॉपिंग सेंटर में मौजूद है वो आइटम, तब तक वो उसके बैलेंस शीट में एज एसेट रहेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको बेच दिया तो वो एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और उस एक्सपेंस का नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। उसको फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम दिया जाता है। Cost of goods sold is the major expense in merchandising companies and represent what the seller paid for the inventory it had sold. ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है किसी भी मर्चेंडाइजिंग कंपनी का। ये शो कर रहा होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है जो आपने बेची है उसकी कितने पैसे आपको मिले, सेलर ने आपको कितने पैसे दिए हैं। इट इन्वॉल्व्स, यानी कि दोबारा इसको बता दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कॉस्ट उन चीज़ों की जो आपने बेच दी है, वो चीज़ें जो आप बेच चुके हो, वो इन्वेंट्री जो आप बेच चुके हो उसकी कॉस्ट कितनी थी, यानी आपने उसकी कितनी कीमत अदा की थी, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। इट इन्वॉल्व्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग फ्रेट और शिपिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग प्रोडक्ट्स, द बिजनेस सेल्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर वर्कर्स हु प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि आपने जब इन्वेंट्री बेच दी है तो उसको जब आप एक्सपेंस बना रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख रहे हो, तो वो कौन सी कॉस्ट, कौन सी कीमत उसमें आप लिखोगे। आपने उसमें वो कीमत लिखनी है जो कि आपको रॉ मटेरियल यानी चीज़ें ख़रीदते वक्त आपको कितने में पड़ी थी। फॉर एग्जांपल दाऊद शॉपिंग सेंटर जो है वो ब्लैंकेट्स ख़रीद रहा है एक कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो ब्लैंकेट बनाती है, वो उससे ब्लैंकेट ख़रीद रहा है। अब वो ब्लैंकेट जब उसने ख़रीदे तो उसने अपने रिकॉर्ड में उसको इन्वेंट्री का नाम दिया। अब जब वो ब्लैंकेट उसके बिकते जा रहे हैं जैसे जैसे, तो वो उसको एक्सपेंस बनाता जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहता जा रहा है। लेकिन ख़रीदने की कीमत कुछ और होगी और बेच उसको किसी और कीमत पे रहा होगा, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कम आता है, जो उनकी इनकम होती है वो इसी तरह से होती है, सेल और परचेज प्राइस के डिफरेंस से। जितने में ब्लैंकेट ख़रीद रहा था बिल्कुल उसमें नहीं बेचेगा, बल्कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट पे बेचेगा, तो उसी तरह उसको प्रॉफिट आएगा। अब वो जो ज़्यादा अमाउंट है वो किस तरह से डिसाइड होगी, जिस पे वो बेच रहा है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। वो किस तरह से डिसाइड होगी कि कितने पे बेचना है, उसमें सबसे पहले वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इन्वॉल्व करेगा, यानी जितने में उसने ये ब्लैंकेट ओरिजिनली ख़रीदा था, जो उस ब्लैंकेट की अपनी कीमत थी वो, उसके अलावा उस ब्लैंकेट को मैन्युफैक्चरर से दाऊद शॉपिंग सेंटर तक लाने में जो ख़र्चा आया था रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन का, उसकी कीमत उसमें इंक्लूड करेगा। उसके बाद उसको जो उसने स्टोर किया है अपने पास, अपनी बिल्डिंग में रखा है, उसको बिल्डिंग की लाइट यूज़ हो रही है, गैस यूज़ हो रही है, एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज दी जा रही है, ये सारे उसमें इंक्लूड करेगा।
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कि वही एम्प्लॉयज़ जो ब्लैंकेट्स के ख्याल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं उनको, उनकी कीमत, उनकी सैलरी, वो सब इसमें डालेगा। और फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल और गैस का और पानी का, ये सारे एक्सपेंसेस, तो ये सारी कीमत जब आप उस इन्वेंट्री को बेचते वक्त उसमें डाल के एक नई कीमत पे उसको बेच देते हैं, तो जो प्राइस आप रिकॉर्ड करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री मतलब शुरू में जब आपने इन्वेंट्री ख़रीदी थी तो कितने की ख़रीदी थी, प्लस परचेजेस फिर आपने और साल के दरमियान में पूरे साल में मज़ीद कितनी इन्वेंट्री ख़रीदी, कितने परचेजेस किए, वो भी इसमें ऐड करते हैं। और फिर एंडिंग इन्वेंट्री यानी एंड में कितनी बची, वो जब इसमें से निकाल देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। इसको प्रैक्टिकली करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो। अब मर्चेंडाइजिंग कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल, किस तरह से मर्चेंडाइजिंग कंपनी काम करती है। सबसे बहुत ही सिंपल ऑपरेटिंग साइकिल है, टोटली 3 स्टेप्स हैं, 2 भी हो सकते हैं। सबसे पहले ये परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, सबसे पहले जो है इन्वेंट्री खरीदती है मर्चेंडाइजिंग कंपनी, यानी कि एमडीएस या दाऊद की एग्जांपल ले ले, दाऊद शॉपिंग सेंटर सबसे पहले इन्वेंट्री को ख़रीदता है। इस इन्वेंट्री को मर्चेंडाइज भी कहा जाता है लेकिन लिखते इसको इन्वेंट्री ही है। सबसे पहले वो मर्चेंडाइज यानी गुड्स ख़रीदता है, उसको इन्वेंट्री का नाम देता है। फिर उसका काम है इसको सेल करना। जब इस इन्वेंट्री यानी इस मर्चेंडाइज को सेल किया जाता है, नॉर्मली इसको ऑन अकाउंट यानी क्रेडिट पे सेल किया जाता है। सेल किया तो पैसे आपको नहीं मिले, आपने रिकॉर्ड किया अकाउंट रिसीवेबल के पैसे मिल जाएंगे। नॉर्मली जो है इसमें इसी तरह होता है, क्रेडिट पे डीलिंग होती है। अकाउंट रिसीवेबल फिर जब आपको मिल गए, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट और कैश को डेबिट किया कि मुझे कैश मिल गया। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो नॉर्मली इन्हीं 3 स्टेप्स पे होता है, या फिर अगर आप अकाउंट रिसीवेबल नहीं बल्कि डायरेक्ट कैश पे डीलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 2 स्टेप होंगे, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज एंड कलेक्शन एंड रिसीव कैश। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ मर्चेंडाइज एंड रिसीव्ड कैश, ये होगा। सब्सिडियरी लेजर एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ये क्या होता है, एक ऐसा लेजर जो विच कंटेन्स डिटेल्स टू सपोर्ट अ जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। एक जो लेजर वो होता है जो हमने पहला पढ़ा हुआ है, उस लेजर में हम क्या रिकॉर्ड करते थे, हम हर आइटम का अलग अलग लेजर बनाते थे, कैश का अलग, बिल्डिंग का अलग और लैंड का अलग, सारे एसेट्स का अलग अलग, हर एक्सपेंस का अलग बनाते थे। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है सब्सिडियरी लेजर। इसमें ये होता है कि जैसे आपने एक अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बना दिया या आपने बिल्डिंग का लेजर बना दिया, फर्दर वो बिल्डिंग जो है या वो अकाउंट रिसीवेबल जो है आपके पास, उसको फर्दर आप ब्रेक डाउन करते हैं, एक और लेजर बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल का, उसको सब्सिडियरी लेजर कहते हैं। अब किस तरह से बनेगा, आपने एक तो सिंपल लेजर बना दिया, इस डेट को इतने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इस डेट को क्रेडिट इतने इतने, और पूरे मंथ का या पूरे साल का आपने आखिर में बैलेंस निकाल लिया। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर ये कहेगा कि ये जो आपने फॉर एग्जांपल 5000 अकाउंट रिसीवेबल लेजर में बैलेंस में लिख दिए, ये 5000 के सारे एक ही इंसान से आपको मिलने वाले हैं। अकाउंट रिसीवेबल वो पैसे हैं जो आपको मिलने वाले हैं, तो क्या ये 5000 जो आपने लिखे हैं ये एक ही इंसान से मिलने वाले हैं, एक ही कंपनी से, या ये 4-5 कंपनी से मिलने वाले हैं? अगर ऐसा है तो आपने हर कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल का अलग लेजर बनाना है, अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो वो जो अलग अलग आप उन 4-5 कंपनी का लेजर बनाएंगे, जिसमें आप एक कंपनी की पूरी डिटेल, उसका नाम, उससे क्या ख़रीदा था, कितनी अमाउंट पे ख़रीदा था, कितने पैसे उससे मिलने हैं, किस किस डेट को ख़रीदा था, वो अलग, फिर दूसरी कंपनी का अलग, फिर तीसरी, फिर चौथी का, तो ये सब्सिडियरी लेजर कहलाएंगे अकाउंट रिसीवेबल के। मतलब ये एक मेन लेजर जो होता है उसको कहते हैं कंट्रोल अकाउंट, उसके अंदर फर्दर सब लेजर्स होते हैं जिसको सब्सिडियरी लेजर कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, सब्सिडियरी लेजर फॉर अकाउंट रिसीवेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ कंपनीज क्रेडिट सेल टू कस्टमर, ईच कस्टमर्स रेमिटेंस यानी जो पैसे उन्होंने देने, रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, कोई इन्होंने रिटर्न की है या नहीं, डिस्काउंट्स अगर कोई आपने उनको अलाउ किया, और डिफरेंट चीज़ें। तो एक कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल में उस एक कस्टमर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर बहुत कॉमन है आजकल। ये जितने भी जो स्टोर्स हैं, आप सुपर स्टोर कह लें, इन सब में जो है ये इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर सॉफ्टवेयर के थ्रू पे काम हो रहा होता है। कैसे होता है कि आपने देखा होता है कि वो जब आप पेमेंट के लिए जाते हैं, जैसे कि आप एमडीएस की बात कर लें, आप चीज़ें खरीदे और आप पेमेंट के लिए जा रहे हैं, तो जो काउंटर है उस पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, एक स्क्रीन, एक जो है वो जो उनका एम्प्लॉय है जो एंटर कर रहा है उसके सामने, और दूसरा आपके सामने लगा हुआ है। वो एंटर कर रहा है जैसे जैसे सामने आप भी देख सकते हैं, तो वो क्या है, उसके सामने जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी आइटम्स वो ऐड करें, यानी आपने जो है 1 किलो आपने चावल ले लिया, आपने दाल
दाल ले ली, उसके सामने जो है जो स्क्रीन है वो उसने सिंपल इसको बार कोड के ज़रिए स्कैन करना है, वो एंटर होगा, खुद ही सब्सिडी लेजर में चला जाएगा। जो चावल आपने लिए वो उसकी कंपनी के रिकॉर्ड में चावल की सब्सिडी लेजर में खुद ही चला जाएगा कि इतने किलो चावल हमने बेच दिया, हमारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई। फिर इतनी दाल बेची, वो दाल का अलग सब्सिडी लेजर है, वो उसमें चला जाएगा, हमारी इन्वेंट्री सेल आउट हो गई। तो ये सब्सिडी लेजर का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली आजकल यूज़ हो रहा है। अप्रोचेस मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शंस की, मर्चेंडाइजिंग कंपनी के पास दो तरीके होते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के, दो सिस्टम्स होते हैं, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। दोनों एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट है, दोनों को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट कंपनीज़ में। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल जो वर्ड है उसका मतलब होता है कंटिन्यूस, अप टू डेट। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट दैट रिकॉर्ड्स रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिसीव्ड और सोल्ड स्टॉक। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रियल टाइम यानी कि अप टू डेट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इन्वेंट्री जितनी खरीद रहे हैं जितनी बेच रहे हैं साथ साथ उसको रिकॉर्ड करते हैं। इट कीप्स कंटिन्यूअल ट्रैक ऑफ योर इन्वेंट्री बैलेंस। जब साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे तो आपको इन्वेंट्री का बैलेंस अगर किसी भी वक्त किसी भी दिन के किसी भी हिस्से में आपने चेक करना हो तो एक क्लिक के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ साथ साथ हर वक्त रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। अपडेट्स आर ऑटोमेटिकली मेड व्हेन यू रिसीव और सेल इन्वेंट्री। जैसे ही आप इन्वेंट्री ख़रीदते हैं या फिर उसको बेचते हैं तो आपके पास अपडेट्स जो है आ जाती हैं, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं साथ साथ। परचेज एंड रिटर्न्स आर इमीडिएटली रिकॉर्डेड इन योर इन्वेंट्री रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री ख़रीदी है कहीं से, आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ आपने ली थी वो सही नहीं निकली, आप उसको रिटर्न कर देते हो, तो कंपनी के पास रिकॉर्ड में ये भी रिकॉर्ड होता है, उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाता है जब आप उसको रिटर्न करते हो। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रॉसरी स्टोर में यूज़ अ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ग्रॉसरी स्टोर यानी कि जैसे सुपर स्टोर की बात है, जहाँ से आप यानी डिपार्टमेंटल स्टोर आप राशन वगैरह लेते हैं, तो वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, यानी साथ साथ उसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है कि आपने कितनी चीज़ें खरीदी, कितनी बेची हैं, कितनी खरीदी हैं, कितनी वापस की हैं, कोई डिस्काउंट आपको मिला, यानी सब कुछ साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। इसके ऑपोजिट पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में साथ साथ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती बल्कि एट द एंड ऑफ पीरियड होती है। अकाउंटिंग मेथड इन विच यू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और इन स्पेसिफाइड पीरियड्स। तो अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 महीने है, 4 महीने है, 6 महीने है, 1 साल है, जो भी है उसके एंड पे आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो कितनी इन्वेंट्री खरीदी थी, कितनी बेची थी, कितने रिटर्न हुए थे, ये सब आप एंड में कर रहे होते हो, साथ साथ नहीं करते। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम रिक्वायर्स अ फिजिकल काउंट फॉर ईच पीरियड, लेकिन इसमें फिर ये है कि हर पीरियड के एंड पे आपको फिजिकल काउंट करना पड़ता है इन्वेंट्री का। फिजिकल काउंट का मतलब है फिजिकली कोई इंसान, कोई एम्प्लॉई आपका जाकर चेक करता है कि हमारे पास इतने आइटम्स हमने लिखे हैं रिकॉर्ड में, क्या ये मौजूद हैं या नहीं। फिजिकल इन्वेंट्री इज़ अ प्रोसेस वेयर अ बिजनेस फिजिकली काउंट्स द एंटायर इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कंपनी, एक छोटी सी दुकान है, वो जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करी है। वो दुकान एक जगह से चीज़ें लेती है और आगे उसको बेच देती कस्टमर्स को, तो वो जो है हर रोज़ दिन में 100 कस्टमर्स आते हैं, वो उनको नहीं रिकॉर्ड कर सकती। वो जो है अब साल के एंड पे कहती कि या महीने के एंड पे मैं अपना सिस्टम में इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग करूँगा। तो वो क्या करता है कि जब मंथ एंड होता है तो वो जो है दुकान में फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री करता है। फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है वो खुद दुकान की एक एक चीज़ चेक करते हैं, एक हाथ में एक उसकी लिस्ट होती है कि मेरे पास जो है रिकॉर्ड के मुताबिक इतने आइटम्स होने चाहिए, इसके इतने आइटम्स, ये चीज़ होनी चाहिए, इतने जूसेस होने चाहिए, इतनी चीनी होनी चाहिए, इतनी पत्ती होनी चाहिए, ये सब उसके पास लिखा होता है। फिर वो स्टोर में जाके खुद ही चेक करता है कि वाकई में इतने हैं या नहीं है। अगर तो सही है तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो वो उसको जो है करेक्ट कर देगा अपने रिकॉर्ड में कि क्यों मेरे पास गलती है, उसका रीज़न भी निकालेगा कि क्या रीज़न हो सकता है, क्यों अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फिजिकल इन्वेंट्री के जो रिज़ल्ट है दोनों में फ़र्क आ रहा है। तो वो फिर फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री